हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल हम लोग जितना तक पढ़ लिए हैं उसको एक बार रिवीजन करते हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उनको एक बार देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बताइए कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार पाया जाता है? 26% है। पर्वत कितना है? बिल्कुल सही है, 26%। अब बताइए कि पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है? पर्वत की गणना जो है किस श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है? ऑप्शन है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी। द्वितीय श्रेणी में की जाती है। मेघमान आया और दूसरा में बना, ठीक है, द्वितीय श्रेणी। अब बताइए कि पृथ्वी पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 3% के लगभग। 1% जनसंख्या निवास करती है। 1%। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रिय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रियता ये सब किया जाता है ना। जॉली उस दिन पढ़े थे, नाम याद नहीं रहता। पर्वत निर्माणक भूसंतति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जेफरीज, होम्स, डेली, कोबर। नहीं, होम्स है सर। संतति आ जाएगा ना, नहीं तो आर्थर होम्स। कोबर आर्थर होम्स है जी, और रहने का स्थान है पृथ्वी। आर्थर होम्स ने कहा। पर्वत निर्माणक भूसंतति सिद्धांत दिया था कोबर ने। विश्व में विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है? ये तो पढ़े थे। 30,000 कुछ था। 30 मिलियन हो सकता है, होगा 30 मिलियन वर्ष था। 30 मिलियन वर्ष। नवीनतम पर्वतमाला बताइए कौन सा? सतपुड़ा है, अपलेशियन है, रॉकीज है, यूराल है। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? सतपुड़ा है। सतपुड़ा है। यूराल पर्वत जो है नवीनतम है, सतपुड़ा नवीनतम नहीं है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का, वशिष्ठ पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत। बलित पर्वत का है। बलित पर्वत बिल्कुल सही है, बलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत उदाहरण है। एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है बताइए? ये भी बलित पर्वत है। ये भी बलित पर्वत है। एंडीज पर्वत हिमालय और 2-3 हुआ है। बताइए कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? अरावली, अपलेशियन, फिजियामा, विंध्याचल। अवशिष्ट पर्वत का कौन सा इसमें उदाहरण नहीं है? अरावली है। अरावली बलित पर्वत है। अरावली अवशिष्ट उदाहरण नहीं है। इसमें फ्यूजियामा जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। अवशिष्ट पर्वत है। अरावली अवशिष्ट पर्वत है। हाँ। निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है? इनमें से कौन जो है भ्रंशोत पर्वत? रूप में है दूगो। ब्लैक फॉरेस्ट भी दिया है, सियरा नेवादा दिया है और बासजेस दिया है। नहीं, वो ब्लैक फॉरेस्ट है का। तो इसमें तीनों है, बासजेस भी है, ब्लैक फॉरेस्ट भी है और सियरा नेवादा भी है। तीनों है, भ्रंशोत है। रॉकीज, एंडीज, एटलस और आल्प्स हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? ये बलित पर्वत है। बलित पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन एक बलित पर्वत है? सह्याद्री है, सतपुड़ा है, नीलगिरी है, हिमालय है। हिमालय बलित पर्वत है। हिमालय बलित अवशिष्ट पर्वत है। अब बताइए कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई है? तेथिस से, शिवालिका से, इंडो ब्रह्मा से, गोदावरी से। हिमालय किस सागर से हुआ है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स जो है कहाँ? यूएसए में है। न्यूजीलैंड में है दक्षिणी आल्प्स। दक्षिणी आल्प्स तो वहां पे है। आल्प्स हो सकता है, होगा दक्षिणी आल्प्स नाम दिया है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? कौन सा इसमें से पर्वत है जो मतलब जल को विभाजित करता है? हिमालय है, एंडीज है, रॉकीज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्यों बना है? नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया का बगल में है तो दूसरा चीज तो परेशान। रॉकीज जो है ये इसको महाद्वीपीय जल विभाजक माना जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला बताइए। ये तो आपको एंडीज है। एंडीज है, बिल्कुल सही है। चिली में है।
अब बताइए कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल उस दिन हम लोग पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे न्यूजीलैंड की तरफ पढ़े थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में है ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल, संयुक्त राज्य अमेरिका में। पॉइंट पेनरो अथवा पिरुटा गाला निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत है? ये तो श्रीलंका का है पॉइंट पेनरो। श्रीलंका है ऑप्शन? हाँ श्रीलंका का है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी बताइए। एंडीज की एकांकागुआ है। एकांकागुआ। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। तंजानिया में। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी बताइए। मैकिनली है। मैकिनली है। माउंट मैकिनली बिल्कुल सही है उत्तरी अमेरिका का। अब बताइए कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत पेनेरीज है का? हाँ पेनेरीज ऑप्शन में है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही है पेनेरीज है। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकी तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? ये सब हो गया आपका आल्प्स हो गया बलित पर्वत का। बलित। माउंट एवरेस्ट कहाँ अवस्थित है? माउंट एवरेस्ट भारत नेपाल के सीमा पर, नेपाल में अवस्थित है। नेपाल में सीमा बनाता है तो ऐसे बोल देंगे वहां से वहां तक पूरा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? सबसे बताइए। हिमालय। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? पठार का विस्तार हो जाएगा आपका इसमें तो 27% का लगभग था पर्वत, पठार हो जाता है 33% है लगभग। 33%। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? वो तो पर्वत में था कि 1%, और पठारी क्षेत्र में कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है? 9% है लगभग। 9%। पठारी क्षेत्रों में निम्न से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पठारी क्षेत्रों में जो इनमें से कौन खनिज नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है कोयला है, लौह अयस्क है, खनिज तेल है, मैग्नीज है। पठार में कौन सा नहीं पाया जाएगा? खनिज तेल नहीं है। लौह अयस्क पाया जाता है पठार में। हाँ खनिज तेल नहीं पाया जाता है। रेगिस्तान में मिलता है वहां। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? पर्वतमालाओं द्वारा घिरा तो उसको कहते हैं अंतर प्रायद्वीपीय पठार। पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अंतर पर्वतीय महाद्वीपीय पठार, पर्वत पदीय पठार, वायव्य पठार। पर्वत पदीय पठार है। वही पर्वत पदीय मतलब पर्वत के जड़ में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तिब्बत का पठार, मैक्सिको का पठार, बोल्विया का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ये तो हो गया। इसमें से कौन सा है जो अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं है? तो मैक्सिको वाला शायद है। छोटा नागपुर का पठार है जो। अच्छा इसको पठार चाहते तो घेरा ही नहीं है। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, पेटागोनिया का पठार, बोल्विया का पठार। बोल्विया तिब्बत हो गया और रहा कोलंबिया और पेटागोनिया। तो क्या इसमें से बताइए कौन है? इसमें हो जाएगा पेंटागोनिया का पठार जो है अंतर पर्वतीय पठार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है, मतलब पर्वत के जड़ के पास अवस्थित है? तो तिब्बत का पठार, पेटागोनिया पठार, ब्राजील का पठार, बोल्विया का पठार। कौन? बोल्विया तो हो जाएगा बगल में। पेटागोनिया का पठार है। मेसेटा का पठार निम्नलिखित में से किस देश में है? मेसेटा नहीं मालूम है? मेसेटा है स्पेन तथा पुर्तगाल में। मेसेटा का पठार। हाँ। टेलीग्राफिक पठार निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? टेलीग्राफिक कहते हैं अवशिष्ट को कहते हैं ना। टेलीग्राफिक पठार पूछता है कहाँ मतलब है, उस दिन पढ़े थे। टेलीग्राफिक अध्ययन कुछ भी कहते हैं, इसी बात है। बताइए हम कुछ। उत्तरी अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफी का पठार है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? बोलिए। ऊंचा पामीर का पठार। पामीर का पठार इसमें नहीं दिया। बोल्विया का पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार, कोलोरेडो का पठार। कोलोरेडो है। कोलोरेडो दिया है। तिब्बत का पठार दिया कैसे? पामीर का पठार उसी का भाग है, इसीलिए तिब्बत का पठार दिया था। पोटवार पठार किस देश में है? पोटवार नहीं मालूम है।
पुटवार पठार है पाकिस्तान में, प से पाकिस्तान, प से पुटवार। लोएस पठार बताइए। लोएस हो जाएगा पर याद था हमको लग रहा है चीन में लोएस का पठार। लोएस है चीन में। तिब्बत का पठार बताइए कहाँ अवस्थित है। अब तो तिब्बत में था लेकिन चीन मानेगा। हाँ, हिमालय पर्वत तथा कुनलुन के मध्य है। लोएस का पठार किस तरह का है? हिमनकृत है, जलकृत है, पवनकृत है या नदीकृत है? लोएस का पठार बताइए किस तरह का, मतलब किससे बना हुआ है? हिमनीकृत है क्या? लोएस का पठार पवन से बना हुआ है। ये कहाँ है लोएस का पठार, कहाँ पे है? तो जानते हैं, जो मरुस्थल है ना, कौन मरुस्थल है? तो मछली वाला मंगोलिया गोबी मरुस्थल। तो उधर से हवा बहता है ना, तो उससे उड़िया के जितना बालू लेके जाता है ना, सब उसी पे चल जाता है। पहले वो नदी था, भरते भरते वो पठार हो गया। और इधर से बालू उड़िया के लेके जाता है, उस पे गिरा देता है। गोबी मरुस्थल में है क्या लोएस? निम्नलिखित में से विश्व की छत कहा जाता है। पामीर का पठार है। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तुर्की में, एगो तो दो क्वेश्चन इस पे बन गया कि अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में। अनातोलिया तुर्की में है, लेकिन वो किन दो पर्वतों के बीच है? काकेकस और कुछ है का पोनीटक और टॉरेस। रांची का पठार बताइए निम्नलिखित में से क्या है? एक पेडी प्लेन है, पेनी प्लेन है, संरचनात्मक पठार है, पर्वत पादीय पठार है। बताइए। ये है एक पेनी प्लेन पठार है। बोल्बिया के पठार निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? बोल्बिया के पठार से वहाँ तो तंबा है क्या? टीन। हाँ। बोल्बिया के पठार में टीन का मतलब उसके पहले स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया गया है? मैदान कितना प्रतिशत? तो बताते हैं 47% है। 41%। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल में की जाती है? किस श्रेणी के मतलब किस श्रेणी में की जाती है? जैसे पर्वत किस श्रेणी में आता है? पर्वत द्वितीय श्रेणी में। तो उसी तरह मैदान किस श्रेणी में आएगा? तो मैदान प्रथम श्रेणी में। मैदान भी द्वितीय श्रेणी में आएगा। मैदान और पर्वत दोनों द्वितीय श्रेणी पे बढ़ना पड़ेगा। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? छोड़िए, हटाइए। सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? कौन से, मतलब पर्वत को, पठार को, पहाड़ को, मैदान को? मैदान कहेगा सभ्यता का पालना। पर्वत बना थोड़े मानना क्या दिया? हाँ, मैदान को कहा जाता है। अब बताइए कि उत्तरी पश्चिमी चीन का लाओस का मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? रेत से बना है। वही ना, रेत और धूल कणों के जमाव से बना है। वही जो आता है ना, उधर से हवा उड़ा के लेके जाता है। वहां पहले समुद्र था, मतलब नदी था, मतलब वही समुद्र का भाग था। अभी भरते 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 पूरा भर दिया है, वो पठार हो गया। ना उस दूसरा से लेके आता है उसका। वहां एक उजला रंग का पठार कौन है? चलिए आगे देखते हैं, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। पवन अपर्दित मैदान के यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष के टीलों को क्या कहा जाता है? पवन के अवशेष के टीला हो जाएगा तो ये हो जाएगा हाँ, इंसेलबर्ग। बिल्कुल सही है। कास्ट मैदान के तट, कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को कहा जाता है ह्यूमस कहा जाता है। संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? हिम द्वारा, पवन द्वारा, नदी द्वारा? संप्राय मैदान नदी द्वारा होगा संप्राय मैदान। हो जाएगा नदी द्वारा। अब आ गया पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? पेडी प्लेन पवन द्वारा होता है। पेडी प्लेन पवन द्वारा होता है। अब बताइए कि निम्नलिखित में से किस देश में जो लोएस का मैदान है नहीं पाया जाता है? न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, यूक्रेन, कंबोडिया। कहाँ नहीं पाया गया है लोएस का मैदान? कंबोडिया तो नीचे है, इसमें कहाँ पाया जाता? कंबोडिया में नहीं पाया जाता है, लेकिन इस सब में लोएस का मैदान पाया जाता है। न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, यूक्रेन पाया जाता है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सी जर्मनी में अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पिरेनीज
और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट है, बिल्कुल सही है। पेनाइन और अल्पलेशियन और अरावली किसका उदाहरण है? अरावली सबसे पुराना है। सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? पेरेनीज, एपिनाइन्स, ब्लैक फॉरेस्ट। हाँ, बिल्कुल सही है। जर्मनी में ही राइन नदी है, उसी के बगल से बहता है। पर्वत के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन गया है? पर्वत के दो बीच के भाग जहाँ से रास्ता जाता है दर्रा, तबे तो अच्छा ऑप्शन दर्रा है। कौन सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट। हाँ बताइए कि वायुमंडल की संरचना वाला एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है? ऑप्शन है 29, 57, 76, 97। बताइए। 76% दिया जाएगा। 97% जो है 29 किलोमीटर तक सीमित है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? वायुमंडल में सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन भी है। जलवाष्प है सबसे अस्थायी, सर्वाधिक अस्थायी मतलब वो एक बार बदलता कमता नहीं है, कम मतलब अस्थायी रहता है। जलवाष्प है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, हीलियम। आर्गन है सबसे ज्यादा अक्रिय गैस में। कौन अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है? रेडॉन नहीं पाया जाता है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी के विकिरण द्वारा, सूर्य के सीधे किरणों से पृथ्वी के विकिरण द्वारा पृथ्वी विकिरण करता है, गर्म हो जाता है, उसके बाद तरंग भेजता है, लघु से गर्म होता है, फिर धीरे गर्म कर देता है। अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसमें से कौन है जो CFC क्लोरीन होगा? ग्रीन हाउस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है। CFC तो ओजोन परत को क्षति पहुंचाए। अगर इसमें जलवाष्प भी रहता तो वो भी हो सकता है, वो भी ग्रीन हाउस के लिए हाँ एगो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ओजोन करता है ना। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने के लिए इसमें ओजोन है। हाँ सही है, ओजोन करता है। पराबैंगनी देखिए तीव्र किरण दिया है, लेकिन अब बताइए कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। 78%। सॉरी 78%, 21%। बताइए 71% ऑप्शन में रहेगा तब मार दीजिएगा। मार देते हैं, सही बात है। 78% जान रहे हैं, 78 बोल रहे हैं। वायुमंडल के क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान, वायु दाब, संगठन, घनत्व। मतलब क्षोभ मंडल सप्ताह मंडल को कैसे हम लोग मतलब उसको विभाजित करेंगे, किस आधार पे? वायु दाब के आधार पर दिया गया, घनत्व के आधार पर हमको लगता है कि इसमें तापमान के आधार पर दिया गया है। वायुमंडल में क्षोभ मंडल और समताप मंडल को हम लोग तापमान के आधार पर विभाजित करेंगे। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 18 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस मंडल को सम्मोहन मंडल भी कहा जाता है? सम्मोहन क्षोभ मंडल कहते हैं। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है? ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है 18 किलोमीटर। 8 से 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में तापमान के सामान्य ह्रास 1 डिग्री सेल्सियस कितना तक होता है? 165 मीटर। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्यों है तप्त परत? पृथ्वी से ज्यादा नजदीक वहीं से है। यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, इसलिए ज्यादा नजदीक है। क्षोभ मंडल एवं सप्ताह मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल ओजोन है। समताप सीमा ना होगा, संक्रमण क्षेत्र उसमें ओजोन। दोनों का मतलब बीच में कौन सा होता है? समताप सीमा। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। लेकिन यहाँ क्षोभ सीमा उसको कहा जाता है। सीमा दिया है। पृथ्वी का वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। सबसे घनत्व कहाँ है ज्यादा? सबसे घनत्व ज्यादा क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में होना चाहिए। क्षोभ मंडल में बिल्कुल सही है, क्षोभ मंडल में सर्वाधिक घनत्व होता है। नीचे है सबसे। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। मौसम परिवर्तन किसका? मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल में होगा।
बादल उधर सब क्षोभ मंडल में आता है। हाँ, क्षोभ मंडल में होगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर 18 हो जाएगा जी। भूमध्य रेखा पर मील में दिया है, ऐसे 18 किलोमीटर है, बदल लीजिएगा बाद में। ध्रुव पर कम होगा। हाँ। मेघा गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? क्षोभ मंडल होता है मेघा गर्जन। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान बताइए ऊंचाई के साथ बढ़ता है, 165 मीटर के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ घटेगा। समताप मंडल है वायुमंडल का मध्य प्रदेश, वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश, वायुमंडल का निचला प्रदेश, क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित प्रदेश। क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित प्रदेश, क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित प्रदेश समताप। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? समताप मंडल में, इसीलिए तो एरोप्लेन उड़ता है समताप मंडल में। हाँ, इसीलिए एरोप्लेन उड़ता है। देखिए समताप मंडल में उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं होता। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों से अवशोषित कर लेती है? ये जो ओजोन मंडल है। अच्छा, अब बताइए कि समताप मंडल, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओजोन परत के प्रति वर्ष 7% की दर से अक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया। छिद्र अवस्थित है, ये जो प्रशांत महासागर के ऊपर है, अटलांटिक नहीं ना, नहीं रुकिए, अंटार्कटिका के ऊपर। हाँ, इसीलिए अंटार्कटिका के ऊपर है। ठीक है, सही आंसर सही है ना। हाँ, अंटार्कटिका के, इसीलिए उधर जो भी नजदीक उसके है उसको ज्यादा मतलब कैंसर होता है, स्किन कैंसर। जैसे में आप ऑस्ट्रेलिया में चल जाइएगा तो स्किन कैंसर का मरीज है, न्यूजीलैंड में जाइएगा तो उस पर स्किन कैंसर का हल्का फुल्का उसको सब किसी को लगभग रहता है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करती है, तो ओजोन मंडल दिया ना। रेडियो तरंग आयन मंडल ना, हम कहाँ। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होता है? आयन मंडल में होता है। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अक्षय का कारण क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल सही है। रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल के किस परत से परिवर्तित होकर धरातल पर पहुंचती है? DEFS। कौन सा परत से जो लघु तरंग? E है, E से देखिए, E और एक होता है जो F परत से होता है। अब बताइए कि वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? 90% भाग जलवाष्प का कौन सा मंडल में रहता है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल। जलवाष्प तो हो जाएगा आपका इसमें, क्षोभ मंडल नहीं, आयन मंडल। ओजोन तो रहेगा तो फिर परिवर्तित कर देगा। क्षोभ मंडल में ही रहेगा ना भाई साहब। 8 किलोमीटर रहता है, ध्रुव पर जाता है। 8 किलोमीटर तक सबसे ज्यादा 90% रहता है। ऐसा उसका 28 किलोमीटर से 30 किलोमीटर 8 से होता है ना, 90 किलोमीटर तक होता है। सुनिए, 90 किलोमीटर होता है, 8 किलोमीटर तक उसका पाया जाता है, 90 किलोमीटर की जलवाष्प पाया जाता है। हाँ, लेकिन इसीलिए क्षोभ मंडल सबसे नीचे होता है। 90% 95% जो है 8 किलोमीटर तक पाया जाता है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? बताइए, रसायन मंडल का कौन सा भाग है? ओजोन मंडल। मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है किस मंडल को? क्षोभ मंडल। हवाई जहाज कहाँ उड़ेंगे? समताप मंडल। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जाना जाता है? वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? ओजोन समताप मंडल में। समताप मंडल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। अब आगे देखें, समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? 1013.2। 1013.2 बिल्कुल सही है। वायुमंडलीय दाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक कब होगा? जब वायु मान लीजिए जब ठंडी और शुष्क रहेगी तब वायुमंडलीय दाब ज्यादा होता है। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्नलिखित में से किसका सूचक होता है? अचानक आ जाएगा तो एकदम तूफान आ जाएगा, तूफान एकदम लेके आएगा। सामान्यतः वायु दाब पाया जाता है, सामान्य वायु दाब पाया जाता है, मतलब सामान्य एक बराबर वायु दाब कहाँ पाया जाएगा? विषुवत रेखा के आसपास। सागर तल पर, वहाँ बहुत सागर तल पर, तो वही हम लगा विषुवत रेखा के आसपास कहिएगा वहाँ। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? ये पूछता है जी, भूल गए। 7 है दाब कटिबंध। 7 है। देखिए, विषुवत निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितना अक्षांश तक है? निम्न दाब
20 डिग्री अक्षांश है, 20 डिग्री 5 डिग्री तक रहता है लगभग। सॉरी 5 डिग्री तो 20 डिग्री दूसरा चीज बोल दिया। डोल्ड्रम पेटी बताइए, जिसको हम लोग वही शांत पेटी का वही ना, तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हाँ, डोल्ड्रम वही हो जाएगा ना। देखिए जो 5 डिग्री वाला तो डोल्ड्रम हो ही जाएगा। हाँ, शांत पेटी रहेगा। हाँ, तो वही ना, डोल्ड्रम और शांत पेटी दोनों सेम ही है। तो 5 डिग्री ऊपर नीचे होता है। डोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता बताइए। मतलब डोल्ड्रम में शांत रहता है समय, क्या कहते हैं? हाँ, निम्न दाब और शांत पवन रहता है। शांत पेटी किस रेखा का दोनों ओर पाई जाती है? विषुवत रेखा के दोनों। विषुवत रेखा, मध्य रेखा देगा। हाँ, भूमध्य रेखा दिया है। सही बात है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्नलिखित में से किस पेटी में पाई जाती है? उष्ण हो जाएगा तो पहले हो जाएगा आपका, फिर लो में हो जाएगा। उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी में पाया जाता है। सॉरी, कौन उसने ऊपर हाई उच्च दाब में हो जाएगा। उच्च पहले लोअर, फिर लो हाई, फिर लो में होगा, निम्न में होगा। विश्व के सभी उष्ण जो मरुस्थल हम पूछ रहे हैं, मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, गर्म जो मरुस्थल है, अच्छा, वो मतलब किस पेटी में पाया जाता है? उपोष्ण वाला में, सब रेगिस्तान इसी में। हाँ, उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी में हो जाएगा। उच्च दाब पेटी में हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन समझ लिए थे। आगे चल गए। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर। बिल्कुल सही है। ओजोन परत क्षोभ मंडल कहते हैं। हाँ, वही। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? ओजोन 32 से 60 है क्या? 20 किलोमीटर के आसपास है। तो चलिए आज हम लोग पवन शुरू करते हैं, और पवन से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको एक बार देखते हैं। तो बताइएगा कि व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? व्यापारिक हवाएं बताइए। व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों के ओर बहती है? मतलब किन अक्षांश से किन अक्षांश की तरफ मतलब बहेगी? 20 डिग्री से है क्या वो? 20 डिग्री अक्षांश से कुछ है। अस्वाक्षांश से विषुवत रेखा की ओर बहती है। विषुवत रेखा नहीं, हम लगे जब 20 से लेके उधर जाता है 35 डिग्री 33 डिग्री होता है ना, 33 से 35 अस्वाक्षांश जा रहे हैं, विषुवत रेखा की ओर बहती है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन होती है। उच्च दाब क्षेत्र जहाँ उच्च रहेगा, भूमध्य सागर की तो व्यापारिक पवन हो गया, भूमध्य सागर की ओर जा रहा है। हाँ, व्यापारिक पवन हो गया। व्यापारिक हवाएं होती है नियमित और स्थिर, अनियमित, अंशतः अनियमित। नहीं, स्थिर और नियमित होती है, तभी तो व्यापार होता है। नियमित और स्थिर होती है। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाले पवन को क्या बोलते हैं? ये तो व्यापारिक पवन है। इसमें नहीं दिया है, लेकिन स्थानीय पवन है, सनातनी पवन है, सामाजिक पवन है, ध्रुवीय। स्थानीय पवन दिया है क्या? स्थानीय पवन दिया है। स्थानीय पवन होगा, लेकिन एक में सनातनी पवन दे दिया है। सनातनी पवन तो कुछ होगा नहीं करता है। स्थानीय पवन होगा, वही वर्ष भर रहता है। उपोष्ण उच्च दाब से उपोष्ण वाला ऊपर वाला हो गया। उच्च दाब से विषुवत रेखा निम्न दाब की ओर चलने वाली पवन को क्या बोलते हैं? समीर। क्या दिया? व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है, ध्रुवीय पवन है, गरजता चालीसा। उपोष्ण से चलेगा तो हो जाएगा, तो ये तो वही हो गया। फिर व्यापारिक पवन चल हो गया। व्यापारिक पवन कहाँ से कहाँ चलती है? उपोष्ण से लेकर वहीं तक भूमध्य सागर की तरफ। वे नियमित हवाएं जो कि गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चिखता साठा के उपनाम से जानी जाती है, किस प्रकार की हवाएं होती है? ध्रुवीय, चक्रवातीय, पछुआ, व्यापारिक। व्यापारिक तो नाम दिया है, व्यापारी सब नाम दिया है। व्यापारिक पछुआ पवन में आता है, वो सब गर्म हवा। नाम दिया है, वही सब नाम दिया है, लेकिन वो किस में आता ही पड़ता है। पछुआ पवन। दहाड़ता चालीसा क्या है? कितना से कितना तक दहाड़ता चालीसा बहता है? वही दहाड़ता या गरजता चालीसा। ये बता है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के आसपास चलने वाली तेज हवा है। जो गरजता चालीसा को इसी में दे दिया है दहाड़ता चालीसा, नाम बदल दिया है। भयंकर पचासा चलता है। भयंकर या इसको प्रचंड पचासा भी मान सकते हैं। कितना वो तो सेम होगा, करके अलग अलग है। वही 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। दक्षिणे में सब चलता है, और दक्षिणे में तो सब चलेगा। 60 डिग्री चिकता साठा है, 60 में चलेगा। 60 डिग्री में चलेगा, इसीलिए तो नाम दिया गया है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। मतलब अगर दहाड़ता चालीसा पूछेगा तो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। भयंकर पचासा पूछेगा मतलब 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। चिकता साठा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 60 डिग्री दक्षिण। मानसून शब्द का तात्पर्य बताइए क्या है?
मानसून तो जापानी नहीं है, हाँ जापानी शब्द। हवाओं का सदैव एक की ओर बहना, हवाओं का बहुत तेजी से बहना, हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना। तेजी से बहना कहते हैं। तेजी से बहना। हवाओं का रुख का बदलना होता है मानसूनी पवन। मानसून मतलब बदलते रहता है। बदलता रुख होता है। अच्छा, इसका ऑप्शन एक और ही पढ़ना चाहिए था। तो आप पहले ही आंसर बोल दिए थे। आगे बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, गर्मी का तापमान कम हो जाता है, समान तापमान रहता है, तापमान का कोई असर नहीं पड़ता है। चिनूक से बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्य मैदान मतलब ठंडी रहता है वहाँ गर्म हो जाता है। हाँ, तापमान बढ़ जाता है, इसीलिए उसका जो मतलब भाग है तो उसका घास वाला सब भाग आ जाता है। हाँ। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहा जाता है? आल्प्स पवन के पास बहता है, उसको क्या बोलते हैं? चिनुके था। आल्प्स के पास इसमें फोन दिया है। आल्प्स के पास फोन था। हाँ ठीक है, स्विट्जरलैंड में आल्प्स ना है, आल्प्स पर्वत यूरोप में तो फोन चलेगा। अर्जेंटीना के पास अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर प्रचंड वेग से चलने वाले ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना में बताइए कौन सा चलता है? अर्जेंटीना में उसी दिन आप पढ़े थे, पेम्पेरी घास का मैदान अर्जेंटीना। हवा तो हाँ वही है सर। मतलब हवा तो पढ़े थे तो सब हवा शीत हवे का नाम था ना। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में उतरने वाली गर्म शुष्क धूल भरी स्थानीय हवा निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाता है? न्यूजीलैंड नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड होता है। नॉर्वेस्टर बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? हो गई चिनूक। चिनूक, हाँ अमेरिका में चिनूक चलता है। हाँ चिनूक चलता है। अब आपको बताना है कि आप बताइए कि खामसीन कहाँ चलता है? खामसीन चलता है मिस्र में। इसका सिरोको का शायद इसका नाम है। खामसीन चलता है मिस्र में। हाँ यही सिरोको कहते हैं। हाँ इटली में इसको सिरोको कहते हैं। सिरोको चलता है, लेकिन सिरोको को ही मिस्र में हम लोग खामसीन और इटली में इसको सिरोको कहते हैं। और अब बताइए कि सिरोको को लीबिया में क्या बोलते हैं? लीबिया में बल्ली कथी गिबली है। यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील के तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? यूरोप में बताइए, यूरोप में कौन सा पवन चलता है? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन दे देते हैं, तालविड है, सोलोनी है, मिस्ट्रल है, जोरान है। मिस्ट्रल है। जोरान चलता है यूरोप में। जोरान, जूरा पर्वत उसी के नाम पर पड़ा है, जोरान। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बताइए क्या कहा जाता है? तो चिनूक है सर। चिनूक है। निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ठंडी हवा नहीं है। तो मिस्ट्रल है, बोरा है, खामसीन है, बिलजार्ड है। ये तो खामसीन नहीं है ठंडी है। खामसीन नहीं है। खामसीन मिस्र में तो गर्म हवा हो जाता है। मिस्ट्रल क्या है? बोरा जो है ये ठंडी स्थानीय पवन नहीं है। मिस्ट्रल खामसीन ठंडी। अच्छा उसी का नाम था सिरोको का ही मिस्र में खामसीन कहा जाता है। सिरोको जो होता है वो ठंडी एवं शुष्क वायु रहता है। हाँ, बोरा जो होता है वो ठंडी स्थानीय पवन है। बोरा तो हमको ध्यान में नहीं है कहाँ चलता है। निम्नलिखित में से कौन ठंडी एड्रियाटिक वाला में क्या चलता है? बोरा एड्रियाटिक के तट पर। हाँ अब ध्यान में नहीं था। निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय हवा है? ठंडी स्थानीय इसमें से कौन सा है? तो मिस्ट्रल है, बोरा है, पेम्पीरो है। तो ठंडी तो बोरा आइए गया। ये ठंडी नहीं ना था। हाँ क्या था? ठंडी नहीं था तो हाँ ठीक है ठंडी था, लेकिन ये जो होता है ना स्थानीय पवन का नाम नहीं था। अब पेम्पीरो तो मालूम है। पेम्पीरो कहाँ का? अर्जेंटीना में। ठंडी वाला है, ठंडी एवं शीतल है। मिस्ट्रल तो मालूम है। मिस्ट्रल हो गया आपका फ्रांस में। मिस्टर फ्रांस बिल्कुल सही है। और बोरा चल गई एड्रियाटिक तट। हाँ बोरा एड्रियाटिक तट में बोरा में भिगा के उसी।
अब हो गया, मतलब उपयुक्त सभी है, ठंडी स्थानीय हवा के उदाहरण है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड के उत्तरी आल्प्स में विमुख ढाल पर बनती है? तो फान चलती है, फान। स्विट्जरलैंड में फान, अंगूर पकता है इसी से। फान चलती है। चिन्हुक बताइए कि स्थानीय हवा है, अस्थायी हवा है, सनतनी हवा है, समुद्री जलधारा? नहीं, स्थानीय हवा है। स्थानीय हवा है। स्थानीय हवा है। अब बताइए आप, मिस्ट्रल जो है कहाँ चलता है? एगो मिस्ट्रल चलता है इटली में, मिस्ट्रल होगा। एगो मिस्ट्रल है तो फ्रांस और इटली। हाँ, फ्रांस, मिस्ट्रल फ्रांस और इटली दोनों साथ ही चलता है। नहीं, हाँ, फ्रांस में तो एगो मिस्ट्रल है, एगो मिस्ट्रल है। हाँ, तो ये जो मिस्ट्रल है ना, ये दोनों मतलब कर दिया था इधर उधर। यामो बताइए कहाँ चलता है? यामो बताइए। जापान में। यामो जापान में चलता है। उसने नहीं दिया था, उसमें नहीं दिया था, इसीलिए याद नहीं। खामसिन तो अभी पढ़े हैं, मिस्र में खामसिन। अब बताइए कि चिनूक कहाँ चलता है? चिनूक तो उत्तरी अमेरिका में, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। और अब बताइए कि सिरोको कहाँ चलता है? सिरोको तो कह देंगे इटली में। अब बताइए कि ब्रिक फील्डर कहाँ चलता है? ब्रिक फील्डर हो जाएगा आपका जर्मनी की तरफ। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में फील्डिंग किया था, फील्डर खोजा था। हाँ, अब मिस्ट्रल तो आपको मालूम है होगा, फ्रांस है। निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पौन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? ये जाती है सिरोको। इसी में तो धूल मतलब बालू उठा के लाती है ललका, अब उसमें नमी रहता, गिरा सब पता रक्त की वर्षा होगी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन हिम भक्षी के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा? चीनू को हिम भक्षी कहते हैं। आती है तभी हटाती है, घास फ्रेश दिखाई देता है। हाँ, सही बात है, चीनू। इसमें हाँ चिनूक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पौन को डॉक्टर वायु कहते हैं भाई? हाँ, डॉक्टर वायु क्या था? स्विट्जरलैंड हरमट्टन था। डॉक्टर वायु जो गिनी के तट पर जाता है तो डॉक्टर वायु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पौन अफ्रीका के गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत दिलाता है? यही तो है, हरमट्टन सारा चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थलीय पौन कैलिफोर्निया के फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाता है? कैलिफोर्निया, इसके जानते कैलिफोर्निया में पढ़े थे। नॉर्दर बताइए। जोंडा है, नॉर्दर है, चिनूक है, सांता आना है। कैलिफोर्निया के फल के बगीचों को नॉर्दर हो जाएगा। नॉर्दर होना चाहिए था, नॉर्दर नहीं होता है। सांता आना जो होता है और कैलिफोर्निया के फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाता है। अब देखते हैं समुद्री समीर बहती है, बताइए किधर से किधर? समुद्री समीर दिन में बहेगा समुद्र से स्थल की तरफ। अब मंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, मतलब किस टाइप से रहती है? गुरुत्वीय द्वारा, परतों द्वारा, बादलों द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। मंडलीय हवा किसके द्वारा? पृथ्वी घूर्णन द्वारा, गुरुत्वीय द्वारा। 34 पृथ्वी के घूर्णन द्वारा रहती है। बस आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग पढ़ेंगे बादल। बादल से शुरू करते हैं। बादल से शुरू करेंगे, बादल पढ़ेंगे, चक्रवात, प्रति चक्रवात पढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद इधर जो बचे फसल पढ़ लेंगे। विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश 12 तक पढ़ेंगे, 12 चैप्टर।